एक मोर था जो सिर्फ चिड़ियाघर से नहीं बल्कि एक इंसान के दिल से आया था। और जब वो गया तो अपने साथ कुछ ऐसा लेके गया जो शायद कभी वापस नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम सुनने जा रहे हैं महादेवी वर्मा की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, नीलकंठ। यह कहानी सिर्फ एक मोर की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक बंधन की, एक बिछड़न की और उन यादों की जो ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। तो चलिए डूब जाते हैं इस कहानी में। उस दिन मैं एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। सकरगढ़ के एक चिड़िया मार ने 2 बच्चों को पकड़ लिया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजे से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी इंसान का ही दिल है। मरने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में ही उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं? कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ का संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुँची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे हुए थे। पिंजड़ा इतना छोटा था कि वे पक्षी सावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र की तरह लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। बहुत कहा भाई, जरा सोच तो, अभी इस मोर की क्या खासियत है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला है? पर वह मूंजी क्या सुनने लगा। अपना ख्याल करके अकताता पछताता देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे दे दीजिए। इसलिए 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ की ईमान के देकर मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा। तब मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो उठा। दोनों पक्षी सावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है। मोर कह के ठग दिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात से मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुर खाप के पर लगे होते हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में मैंने उनका पिंजड़ा रखकर उनका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरियों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्त आवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक अभिभूत हो जाते। खिड़की में तो जाली लगी थी, पर दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रखने पर मेरी बिल्ली चित्रा इन 9 आगंतुकों का पता लगा सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों के अनाधिकार की चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गहरे मेरी मेज पर अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जरी के लिए असह्य की कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़िया को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुँचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नव आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल मचाया
जैसा नववधू के आगमन पे परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभादारों की तरह समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनकी परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया था। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी सघन और ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्राणी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई की तरंगें उठने गिरने लगीं। दक्षिण वाम दोनों पंखों से सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूँछ लंबी हुई और उसके पंखों पे चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे। रंग सहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा को रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुनना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में सुकुमारता और सौंदर्य था। उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो न हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलके, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर को उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगे। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। सवेरे ही सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चक्षु प्रहार से दंड देने को दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे आंत्रकर्दन न करने लगते उन्हें अधर से लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेधन संस्कार हो जाता था, पर वे कभी क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूँछ और सघन पंखों में छुआ छुअवल सा खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर जा पहुंचा। जब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा शरीर मुंह में तो दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसे ची ची का स्वर इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले पर सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और पूँछ और पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजे से दबाया और फिर चोंच से इतनी प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, परंतु बेहोश सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सबको प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर एक कला प्रिय पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थीं ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने को इंद्रधनुष के गुच्छे जैसा पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमना, वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था।
वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर पंख को छूती हुई बाईं ओर से निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता। एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुँचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडालाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गया। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी जा पहुँचता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विषयाभिभूत हो जाता। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पहनी चोट से वह भयंकर बिस्तर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पे रखे हुए भुने चने ऐसे कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उसकी मंद केका गूंज अनुगूंज तीव्र और अतीव्र होती हुई मानो बूंदों से उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र हो जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद और मद्दर होता जाता था। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोट से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नसाक कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान ही कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे को नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ के विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे के कान में बंधी हुई ऐनक को अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे हुए दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ का भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे यह अधमरी मोरनी ले जाने के लिए कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी रहीं, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और क्या नाम रखा गया? कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती है। चोट से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली है, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकलकर भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के सेट पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी।
अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं आशा में थी कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूँछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंख में छिपाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई थी, न उसके रंग बिरंगे फूलों जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो उदास सी कई दिन तक कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आता था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन वह आम से उतरी ही थी कि कजली कुत्ती के सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच का प्रहार किया। परिणामतः कजली ने 2 दांत उसकी गर्दन पर लगा दिए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन न बच पाया। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया था वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश में मेघ छा जाते हैं तब वो कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपनी केका की तीव्र तर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी की लेखनी का यही जादू था कि वो एक मोर को सिर्फ मोर रहने नहीं देती, वो उसे इंसान की तरह फील कराती हैं। और हम भी पढ़ते पढ़ते कभी नीलकंठ के साथ नाचते हैं तो कभी उसकी तन्हाई में डूब जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत कुछ देता है। सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भी खूबसूरत कहानियाँ आप तक पहुँच जाएं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी की कौन सी बिंदु आपको सबसे अच्छी लगी। मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।